हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका जीके विद सॉल्यूशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था। तो क्या था उसका नाम? पहला ऑप्शन है फोर्ट सेंट डेविड, दूसरा फोर्ट सेंट एंड्रयू, तीसरा है फोर्ट विलियम या चौथा फोर्ट विक्टोरिया। तो जो अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम था उसका नाम था फोर्ट विलियम। उसका नाम था फोर्ट विलियम और ये कहाँ का था? कलकत्ता में निर्मित दुर्ग। ठीक है ना, अंग्रेजों द्वारा कहाँ बनाया? कलकत्ता में। कलकत्ता में निर्मित नाम क्या था? फोर्ट विलियम। अब इसका एक दूसरा पॉइंट बनता है कि ये जो कलकत्ता में निर्मित दुर्ग था फोर्ट विलियम, इसका जो पहला प्रेसिडेंट था वो था सर चार्ल्स आयर। तो इसका जो पहला प्रेसिडेंट था, पहला प्रेसिडेंट वो था सर चार्ल्स आयर। तो ठीक है ना, एक क्वेश्चन में इसके दो क्वेश्चन हो गए कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? फोर्ट विलियम। और जो इसका पहला प्रेसिडेंट था वो था सर चार्ल्स आयर। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन सा था? तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज, आपको ध्यान रखना कौन सा जहाज पूछा? अंग्रेज जहाज। तो ऑप्शन है एलिजाबेथ, रेड ड्रैगन, हेक्टर या मैफ्लावर। तो जो सबसे पहले अंग्रेज जहाज आया था वो आया था हमारे यहाँ हेक्टर। इसका जो आंसर है वो हेक्टर है, हेक्टर। और ये जो आया था ये कैप्टन थे हॉकिंस। इनके नेतृत्व में आया था ये कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आया था। और ये 1608 में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था। ये 1608 में सूरत के बंदरगाह पर आया था। ठीक है ना, बंदरगाह पर। ठीक है ना, तो ये था हेक्टर। ये कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में आया था और ये 1608 में सूरत के बंदरगाह में रुका था। अब इन्हीं ऑप्शनों में से एक है रेड ड्रैगन। ये रेड ड्रैगन जो है ये भी हेक्टर के साथ ही आया था। एक ये पूरा जहाजी बेड़ा आया था तो जिसमें हेक्टर भी था और रेड ड्रैगन भी था। ठीक है ना, तो अगर पहला ऑप्शन में अगर प्रेफरेंस देना तो हमें हेक्टर को देंगे और नंबर 2 पे रेड ड्रैगन को। ठीक है ना, पहले नंबर पे हो गया हेक्टर। अगर हेक्टर ऑप्शन में नहीं होता है तो नंबर 2 पे है रेड ड्रैगन। ठीक है ना, तो भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज हेक्टर था और यह कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में 1608 में सूरत के बंदरगाह पर आकर रुका था। अगर ऑप्शन हेक्टर नहीं देता है तो रेड ड्रैगन, जो कि उसी जहाजी बेड़े में आया था। ठीक है ना, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फ्रेंच बस्ती नहीं है? कौन सी फ्रेंच बस्ती नहीं है? पांडिचेरी, माहे, गोवा और चंद्रनगर। तो इन चार ऑप्शनों में बताइए कौन सी नहीं है। तो इसमें जो नहीं है फ्रेंच बस्ती वो गोवा नहीं है, क्योंकि ये तो पुर्तगालियों की तो आपका तीसरा क्वेश्चन, क्योंकि गोवा पर तो पुर्तगालियों का कब्जा था इसलिए गोवा फ्रेंच बस्ती नहीं है। बाकी ये आपकी पांडिचेरी और माहे चंद्रनगर, ये तीनों फ्रेंच बस्ती थी।
यानी ये फ्रेंच के द्वारा बसाई गई थी। और ये गोवा जो थी ये पुर्तगालियों द्वारा बसाई गई थी। और गोवा की विजय जो है पुर्तगाली शासक अल्बुकुर्क द्वारा 1510 में की गई थी। कितने ना गोवा की विजय, ये गोवा की जो विजय थी ये पुर्तगाली शासक था, एक पुर्तगाली शासक अल्बुकुर्क द्वारा, किसके द्वारा? पुर्तगाली शासक अल्बुकुर्क द्वारा 1510 ईस्वी में, ठीक है ना। ये गोवा की विजय जो थी पुर्तगाली शासक अल्बुकुर्क द्वारा 1510 ईस्वी में की गई। और 1530 ईस्वी में 1530 ईस्वी में 1530 ईस्वी में इसे गोवा को पुर्तगाली का मुख्यालय बना दिया गया। पुर्तगाली का मुख्यालय, ठीक है ना, मुख्यालय बना दिया गया, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन एक बार ध्यान से फिर से देख लीजिए कि कौन सी फ्रेंच बस्ती नहीं है? पांडिचेरी, माहे और चंद्रनगर, ये तीनों फ्रेंच बस्ती है। गोवा जो है ये पुर्तगाली बस्ती है। और ये पुर्तगाली शासक ने ये जो थे अल्बुकुर्क, इनने 1510 में ये जीती थी। और 1530 ईस्वी में से गोवा को पुर्तगाली का मुख्यालय बना दिया गया था। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने निम्नलिखित स्थानों पर जिस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए उनका सही क्रम क्या है? तो अंग्रेजों ने जो सबसे पहले अपना व्यापार केंद्र स्थापित किया था वो किया था कहाँ? सूरत में। सूरत में किया था। कब किया था? 1613 में। उसके बाद किया था मद्रास में। कब किया था? 1639 में। तीसरा जो कब्जा किया था वो किया था बम्बई पर। कब? 1687 में। और उसके बाद चौथा नंबर आया था कलकत्ता का। कब? 1698 में। तो देख लीजिए, सबसे पहले व्यापार केंद्र स्थापित किए थे वो पहले किया था सूरत में 1613 ईस्वी में। उसके बाद मद्रास में जो अब चेन्नई है उसको 1639 ईस्वी में। उसके बाद बम्बई में 1687 ईस्वी में। उसके बाद कलकत्ता में 1698 ईस्वी में। तो अब आप देख लीजिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। तो आपका ऑप्शन इसमें सी सही है, सूरत, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता, ठीक है ना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? वाह, बम्बई दहेज में दे दिया। तो ऑप्शन आपके हॉलैंड, डेनमार्क, फ्रांस और पुर्तगाल। तो बताइए किसने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दे दिया था? तो वो दिया था पुर्तगाल ने। पुर्तगाली था एक शासक, उसकी पुत्री थी कैथरीन। पुत्री का नाम था राजकुमारी कैथरीन। इसकी शादी हुई थी चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय से शादी करने के लिए पुर्तगाली शासक ने चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दे दिया। बताओ, चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दे दिया। और ये शादी जो हुई थी 1661 ईस्वी में हुई थी। शादी जो हुई थी 1661 ईस्वी में,
ठीक है ना। तो अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बम्बई दहेज में दिया गया था? पुर्तगाल की राजकुमारी। कौन थी? राजकुमारी कैथरीन। शादी कब हुई थी? 1661 ईस्वी में। और बम्बई किसको दहेज में दिया गया था? अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को। क्लियर? क्लियर होगा ना क्वेश्चन? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का है। कैप ऑफ गुड होप। कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? अभी सबसे पहले जो समुद्री रास्ते की खोज की थी वो किसने की थी? समुद्री रास्ते की खोज जो की थी भारत के लिए किसने की थी? तो भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज सबसे पहले किसने की थी? वास्को डी गामा ने। ये कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज जो की थी वो वास्को डी गामा ने की थी। अब ये कैप ऑफ गुड होप क्या है? क्वेश्चन ये है कि कैप ऑफ गुड होप क्या है? तो कैप ऑफ गुड होप एक प्रायद्वीप है जो कि दक्षिण अफ्रीका का है। कहाँ का? दक्षिण अफ्रीका का प्रायद्वीप समझते हो ना, जिसके 3 भाग पानी से घिरे हों। जिसके 3 भाग पानी से घिरे हों उसको प्रायद्वीप बोला जाता, ठीक है ना। तो इन्हीं भागों की तरफ से वास्को डी गामा ने भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज की थी। तो अब समझ में आ गया ना कैप ऑफ गुड होप क्या है? ये एक प्रायद्वीप है जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। और प्रायद्वीप किसे कहा जाता है? जिसके 3 भाग पानी से घिरे हों, ठीक है ना। इसके 3 भाग पानी से घिरे हो तो प्रायद्वीप कहलाता है। और इसी कैप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज जो की थी वो वास्को डी गामा ने की थी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? भाई वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे। तो भारत की जो खोज की थी वो किसने की थी? वास्को डी गामा ने। किसने की थी खोज भारत की? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा कौन था? एक पुर्तगाली। तो ये क्लियर है कि भारत की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा ने। और वास्को डी गामा कौन था? एक पुर्तगाली। तो सबसे पहले जो आए थे हमारे यहाँ, सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली, ठीक है ना। अब सबसे पहले आए थे तो सबसे लेट भी यही गए थे हमारे यहाँ से। तो जो सबसे बाद में गए थे वो भी पुर्तगाली ही थे। और ये कब गए थे? ये गए थे 1961 में। ये गए थे 1961 में। कहाँ से गए थे? गोवा से। कहाँ से गए थे? गोवा से। सबसे लास्ट में जो गए थे गोवा से गए थे। तो ठीक है ना। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे, जो सबसे पहले आए भी थे और सबसे बाद में गए भी थे। कब गए थे? 1961 में गए थे। और कहाँ से गए थे? ये सबसे लास्ट में गोवा से गए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लीजिए। किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? गुरु अंगद देव ने, गुरु अमरदास ने, गुरु रामदास ने या गुरु अर्जुन देव ने?
तो जो गुरु नानक की जीवनी लिखी थी वो लिखी थी गुरु अंगद देव ने। किसने? गुरु अंगद देव ने। गुरु अंगद देव। अब गुरु अंगद देव के बारे में एक बात और, इनका जो प्रारंभिक नाम था जिसको मूल नाम कहा जाता है, इनका प्रारंभिक नाम, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, इनका प्रारंभिक नाम क्या था? इनका प्रारंभिक नाम था लहना। क्या नाम था? लहना। और इन्होंने गुरु नानक का एक काम और किया कि गुरु नानक ने लंगर चलवाया, लेकिन उस लंगर को स्थायी जो बनाया वो गुरु अंगद ने बनाया। तो एक और क्वेश्चन है आपका कि स्थायी लंगर की व्यवस्था, स्थायी लंगर की व्यवस्था वो भी गुरु अंगद देव ने ही की थी, ठीक ना? गुरु अंगद देव ने ही की थी। और इन्होंने एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, इन्होंने एक गुरुमुखी लिपि का भी आरंभ किया था। तो ये आती है गुरुमुखी लिपि, गुरुमुखी लिपि को भी आरंभ किया। तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन बन गए कि गुरु नानक की जीवनी किसने लिखी थी? गुरु अंगद देव ने लिखी थी। गुरु अंगद देव का प्रारंभिक नाम लहना था, ठीक है ना? स्थायी लंगर की व्यवस्था भी गुरु अंगद देव ने की थी। और एक लिपि है गुरुमुखी लिपि, उसका भी आरंभ गुरु अंगद देव ने ही किया था, ठीक है ना? सब क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? आपके ऑप्शन है, पहला गुरु गोविंद सिंह, दूसरा है गुरु हरगोविंद सिंह, तीसरा गुरु तेग बहादुर, या चौथा गुरु अर्जुन देव। तो आपका सही जो आंसर है वो है आपका गुरु अर्जुन देव। जो सच्चा बादशाह है, इन्होंने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा, स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। और इन्होंने गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना भी की। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की भी रचना की। कब की थी? 1604 ईस्वी में। कब की? ये की थी 1604 ईस्वी में की थी। और इनकी हत्या जो की थी, इनकी हत्या जो की थी जहांगीर ने करवा दी थी 1606 ईस्वी में। जहांगीर ने 1606 ईस्वी में क्यों करवा दी थी? क्योंकि इन्होंने जहांगीर के पुत्र खुसरो को समर्थन दिया था। जब खुसरो ने विद्रोह किया था जहांगीर के साथ, तब इन्होंने खुसरो को समर्थन दिया था। इसी गुस्से में आकर जहांगीर ने इनकी हत्या करवा दी 1606 ईस्वी में, ठीक है ना। तो किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? सच्चा बादशाह गुरु अर्जुन देव ने कहा था स्वयं को। इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी। कब की थी? 1604 ईस्वी में की थी। और इनकी हत्या जहांगीर ने 1606 ईस्वी में करवा दी। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की? भाई ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किसने द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की या किसने शुरू की, या किसने शुरू की। ये दोनों तरह से पूछा जा सकता है कि द्वैध शासन प्रणाली किसने समाप्त की या किसने शुरू की, ठीक है ना।
तो ऑप्शन दे रखे हैं आपके लॉर्ड क्लाइव, कॉर्नवालिस, स्पेंसर या वारेन हेस्टिंग। तो बताइए द्वैध शासन प्रणाली समाप्त किसने की थी? ये जो की थी द्वैध शासन प्रणाली आपकी समाप्त की थी वारेन हेस्टिंग ने। वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दी थी। कब की थी? कब समाप्त की? कब समाप्त की थी? ये की थी आपकी 1772 ईस्वी में। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। और जो ये है शुरू किसने की? शुरू किसने की? तो ये की थी आपके लॉर्ड क्लाइव ने। लॉर्ड क्लाइव ने, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए ना कि बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली किसने समाप्त की या किसने शुरू की? तो जो समाप्त की थी वो वारेन हेस्टिंग ने की थी। कब की थी? 1772 में की थी। और शुरू किसने की थी? लॉर्ड क्लाइव ने, ठीक है ना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर का। नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? भाई ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं। सारे एसएससी के, यूपीएसएससी के और रेलवे, ये सभी एग्जाम में आए हुए हैं। इसलिए सारे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसलिए इनको एक बार एक नज़र जरूर डालें इन क्वेश्चनों पर, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन था, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद शाह, बहादुर शाह, आलमगीर द्वितीय या शाह आलम द्वितीय। तो जो नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक जो था वो था आपका मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह था। और नादिर शाह, पहले हम बात करते हैं नादिर शाह की। तो नादिर शाह ने जो आक्रमण किया था, नादिर शाह ने आक्रमण जो किया था, कब किया था? तो वो आक्रमण किया था 1739 में, 1739, ठीक है ना। और इसने बहुत कुछ लूटा भाई, दिल्ली से बहुत कुछ लूटा। क्योंकि ये मोहम्मद शाह जो था अपने कामकाज पर बहुत कम ध्यान देता था, इसलिए नादिर शाह ने इसका फायदा उठाया और 1739 में आक्रमण करके दिल्ली के जो एक मयूर सिंहासन था, दिल्ली का एक था मयूर सिंहासन, मयूर सिंहासन, नादिर शाह ने उसको भी लूटा। इसको मयूर सिंहासन को तख्ते ताउस, तख्ते ताउस भी कहा जाता है। क्योंकि मोहम्मद शाह अपने काम पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि एक विलासिता उस तरह का आदमी था ये, इसलिए इसको रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। इसलिए भाई नादिर शाह ने आक्रमण किया 1739 में और दिल्ली में जितने भी हीरे जवाहरात थे सब कुछ लूटा। उसने मयूर सिंहासन था, इसने उसको भी लूटा। और ये अब मयूर सिंहासन की बात आई है, तो ये मयूर सिंहासन बनवाया किसने था? तो जो ये आपका मयूर सिंहासन जो बनवाया था, ये बनवाया था आपका शाहजहां ने, ये शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लीजिए दोबारा से कि नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? वो था मोहम्मद शाह। क्यों? क्योंकि वो अपने काम पर नहीं ध्यान देता था, वो एक ज़्यादातर अपने काम छोड़कर वो विलासितापूर्ण आदमी था, इसलिए मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहते हैं, ठीक है ना। और उसने दिल्ली का मयूर सिंहासन भी लूटा। और मयूर सिंहासन को बनवाया किसने था? वो बनवाया था आपके शाहजहां ने, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन से कितने सारे क्वेश्चन बन गए?
नादिर शाह ने आक्रमण कब किया? 1739 में। उसने मयूर सिंहासन को किसने लूटा? नादिर शाह ने। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहा जाता है। और मयूर सिंहासन बनवाया किसने था? वो बनवाया था आपका शाहजहां ने। क्लियर? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12 कि भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? अब यह आंग्ल फ्रेंच शत्रुता मतलब अंग्रेज, आंग्ल मतलब अंग्रेज और फ्रेंच, समझ गए ना? तो अंग्रेज और फ्रेंच के बीच ऐसी कौन सी लड़ाई हुई थी जो निर्णायक सिद्ध हुई थी? बक्सर की लड़ाई, बांडीवास की लड़ाई, प्लासी की लड़ाई या अडियार की लड़ाई? तो वो जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी बांडीवास की। बांडीवास की लड़ाई हुई थी अंग्रेज और फ्रेंच के बीच में जो हुई थी। और ये कब हुई थी? ये लड़ाई हुई थी 1760 ईस्वी में। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो एक बार जरूर याद करना। आंग्ल फ्रेंच की जो लड़ाई हुई थी, बांडीवास की वो लड़ाई थी जो निर्णायक सिद्ध हुई थी 1760 ईस्वी में हुई थी। और इसमें फ्रेंच का बिल्कुल खात्मा हो चुका था। फ्रेंच का खात्मा, इसमें फ्रेंच का बिल्कुल खात्मा हो चुका था। ठीक है ना? अब ये है क्वेश्चन, इसमें है बक्सर की लड़ाई। तो जो बक्सर का ही लड़ाई जो हुई थी, जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1764 ईस्वी में। ठीक है ना? बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में। अब आती है प्लासी का युद्ध। जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 1757 ईस्वी में। ठीक है ना? अब आता है नेक्स्ट है अडियार की लड़ाई। तो अडियार की जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी 1746 ईस्वी में। ठीक है ना? तो अब एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए द्वारा। भारत में आंग्ल फ्रेंच मतलब अंग्रेज और फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई सिद्ध हुई थी? वो थी बांडीवास की लड़ाई। कब हुई थी? 1760 ईस्वी में। इसमें फ्रेंचों का बिल्कुल खात्मा हो गया था। ठीक है ना? और भी ऑप्शन है, जैसे बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 ईस्वी में। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? 1757 ईस्वी में। अडियार की लड़ाई कब हुई थी? वो हुई थी 1746 ईस्वी में। ठीक है ना? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपके सर आगा खां, दूसरा है मौलाना अल्ताफ हुसैन, तीसरा मौलाना शिबली या चौथा सर सैयद अहमद खां। तो जल्दी से बताइए। तो जो अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था वो था सर सैयद अहमद खां। ये सर सैयद अहमद खां थे। और इन्होंने 1875 में अलीगढ़ में एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल की भी नींव रखी थी। 1875 में एक एंग्लो स्कूल की, एंग्लो मुस्लिम स्कूल की नींव भी रखी थी। ठीक है ना? एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल की नींव कब रखी थी? 1875 में रखी थी। ठीक है ना? और वही अब एंग्लो मुस्लिम स्कूल को अब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? किसके नाम से? अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से। ठीक है ना? अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये अलीगढ़ विश्वविद्यालय अस्तित्व में कब आया? ये जो अस्तित्व में आया था ये आया था आपका 1920 में। ठीक है ना? 1875 में सर सैयद अहमद खान ने एक एंग्लो मुस्लिम स्कूल की नींव रखी थी जो अब अलीगढ़ विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। और अलीगढ़ विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया 1920 में। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 14, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता था? नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद को, रविंद्रनाथ टैगोर को, राजा राममोहन राय को या अरविंद घोष को। तो जो नए भारत का पैगंबर कहा जाता था वो कहा जाता था राजा राममोहन राय को, और इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता था। इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता, ठीक है ना। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता था। और राजा राममोहन राय की एक विशेषता और बताइए। राजा राममोहन राय, इनकी वजह से ही सती प्रथा का अंत हुआ था। जो सती प्रथा का अंत हुआ था वो इनकी ही वजह से हुआ था। वो इनका ही प्रयास था कि सती प्रथा का अंत हुआ था। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो बताइए, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला पहला भारतीय। आपके ऑप्शन है श्रीनिवास रामानुजन, AC बाडिया, CB रमन या PC महालनोबिस। तो बताइए जल्दी से। तो जो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला पहला भारतीय था वो था AC बाडिया। AC बाडिया थे प्रथम फेलो बनने वाले। कब बने थे ये? ये बने थे 1837 ईस्वी में, ठीक है ना। कब बने थे प्रथम फेलो AC बाडिया? 1837 ईस्वी में। अब AC बाडिया का पूरा नाम भी पूछ सकता है वो। AC बाडिया, इनका पूरा नाम भी तो पूछ सकता है। तो AC बाडिया का जो पूरा नाम था वो था अर्धशीर कुरसेट जी वाडिया। क्या नाम था? अर्धशीर कुरसेट जी वाडिया। काफी खतरनाक नाम। AC वाडिया का पूरा नाम था अर्धशीर कुरसेट जी वाडिया, और ये एक इंजीनियर के खानदान से ताल्लुक रखते थे। जो जहाज निर्माण में लगे होते हैं इंजीनियर, उसके खानदान से ताल्लुक रखते थे, इसलिए ये भी एक इंजीनियर थे। ठीक है ना। तो रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का फेलो बनने वाला पहला भारतीय AC वाडिया थे। कब बने थे? 1837 में बने थे। और AC वाडिया का पूरा नाम था अर्धशीर कुरसेट जी वाडिया, और ये एक इंजीनियर के खानदान से ताल्लुक रखते थे, इसलिए ये भी एक इंजीनियर थे। इनके बारे में क्लियर। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका अगला क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो कौन थे आपके ऑप्शन ये रहे। पहला है राजा राममोहन राय, दूसरा है देवेंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है हेनरी विवियन डेरेजियो, और चौथा है डेविड हेरे। तो जो आपके यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे ये थे हेनरी विवियन डेरेजियो। यंग बंगाल आंदोलन के नेता थे, और इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि भी माना जाता है। क्या? आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी माना जाता है। इनको एक उपाधि और दी गई थी, इन्हें भारत का मेजिनी भी कहा जाता है। इन्हें भारत का
मेजिनी भी कहा जाता है। क्लियर। तो यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरिजियो। और इन्हें आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि भी माना जाता है और इन्हें भारत का मेजनी भी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोदय का आशय है। ऑप्शन रहे आपकी ये, पहला है संपूर्ण क्रांति, बी असहयोग, तीसरा है सबका उत्थान, या डी अहिंसा। तो अगर सर्वोदय की संधि विच्छेद की जाए सर्वोदय की, तो इसका मिलेगा सबका उदय। सर्वोदय की अगर संधि विच्छेद की जाए तो मिलेगा सबका उदय। तो इसका जो आंसर है वो है आपका सबका उत्थान या सबका उदय, मतलब सबका एक साथ आगे बढ़ना, ये सभी का उत्थान। ठीक है ना। और ये सबका उत्थान की अवधारणा किसने दी थी? ये दी थी गांधी जी ने। ये सर्वोदय की अवधारणा किसने दी थी? ये दी थी गांधी जी ने। गांधी जी ने दी थी। लेकिन गांधी जी ने ये सर्वोदय की अवधारणा कहाँ से प्राप्त की थी? मतलब जो ग्रहण की थी, ये जो गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा दी थी वो कहाँ से ली थी? तो ये इन्होंने ली थी, एक पुस्तक है अनटू दिस लास्ट, इस पुस्तक से ली थी। और इस पुस्तक के लेखक हैं, इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो थे जॉन रस्किन। ठीक है ना। क्लियर हो गया। सर्वोदय का आशय है सबका उत्थान, और ये सर्वोदय की अवधारणा जो थी दी थी गांधी जी ने दी थी। और किस पुस्तक से ग्रहण की थी उन्होंने ये अवधारणा? इन्होंने अनटू दिस लास्ट से। और इस पुस्तक के लेखक कौन थे? जॉन रस्किन। ठीक है ना, समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है, पहला है अरविंद घोष, दूसरा है मैडम कामा, इनका मैडम कामा का पूरा नाम है मैडम भिकाजी कामा, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, और चौथा है वी.डी. सावरकर। तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक जो थे वो थे आपके वी.डी. सावरकर। ठीक है ना। ये वी.डी. सावरकर ने ये लिखी थी पुस्तक, और मूल रूप से मराठी में लिखी थी। ये किताब है द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये मूल रूप से किस भाषा में लिखी थी? मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी भाषा में लिखी थी। और इस पुस्तक में, ये पुस्तक जो लिखी गई थी किसके बारे में लिखी गई थी? इसमें जो 1857 की क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति का जिक्र है। ठीक है ना। तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? वी.डी. सावरकर थे। और ये मूल रूप से जो लिखी गई थी, मूल रूप से ये मराठी भाषा में लिखी गई थी, और इसमें 1857 की क्रांति का जिक्र किया गया। ठीक है, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो किसने रचा था? अब देखिए, एक बार सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिए कि गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जन तो, मतलब गांधी जी का जो प्रिय गीत था
ये गांधी जी का प्रिय गीत क्या है? वैष्णव जंतो, मतलब आपको एक जंतो, एक आंसर तो आपको यही मिल गया कि गांधी जी का प्रिय गीत वैष्णव जंतो। और ये किसने लिखा था? तो आपके ऑप्शन है नरसिंह मेहता, प्रेमानंद, चुन्नीलाल या कृष्ण लाल। तो ये वैष्णव जंतो लिखा था आपका नरसिंह मेहता ने। ये नरसिंह मेहता ने लिखा था, लेखक हैं इसके नरसिंह मेहता, नरसिंह मेहता। और ये रहने वाले कहाँ के थे? ये रहने वाले हैं गुजरात के, रहने वाले हैं गुजरात के। गुजरात के एक फेमस कवि हैं, ठीक है ना। तो गांधी जी का प्रिय गीत कौन सा था? वैष्णव जंतो, ठीक है ना। और लेखक कौन है? नरसिंह मेहता। और नरसिंह मेहता कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के। ये गुजरात के एक फेमस कवि थे, ठीक है ना। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो आपका नाटक है एक नील दर्पण, उसके लेखक थे ऑप्शन आपके दीन बंधु मित्र, बंकिम चंद्र चटर्जी या रविंद्रनाथ टैगोर। और चौथा ऑप्शन है नवीन चंद्र सेन। तो आपके जो नील दर्पण के लेखक थे वो थे दीन बंधु मित्र, ठीक है ना। लेखक कौन थे इनके? इसके ये थे दीन बंधु मित्र। अब जो इस नाटक में बताया गया है नील दर्पण में, इसमें बताया गया है जो बंगाल में नील की खेती करने वाले लोग थे उन पर अंग्रेजों का अत्याचार और शोषण के बारे में बताया गया। इस पुस्तक जो है ये नील दर्पण में जो बताया गया है, जो ये थे अंग्रेजों का अत्याचार और शोषण के बारे में बताया गया है। शोषण के बारे में, ठीक है ना। ये अंग्रेज काफ़ी अत्याचार करते थे, तो तब ये दीनबंधु मित्र ने जब ये नाटक लिखा था तब उसमें इसका जिक्र किया गया था। और इसका एक और मोस्ट क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? ये नील दर्पण है, नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद, नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था मधुसूदन दत्त ने। किसने? मधुसूदन दत्त। क्लियर? तो आपका जो नाटक है नील दर्पण के लेखक कौन थे? ये थे दीनबंधु मित्र। और इस नाटक में जो बताया गया है वो अंग्रेजों का जो नील की खेती करते थे बंगाल में, उसमें अंग्रेजों का अत्याचार और शोषण के बारे में बताया गया है। और नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद जो किया था वो मधुसूदन दत्त ने किया था। और ठीक है, क्लियर? तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट तो ज़रूर करें प्लीज़, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।